नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस में। बायोलॉजी में चैप्टर 11 हमने स्टार्ट किया जो है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम, और इसका एक भाग मैंने बता दिया है और आज हम बताएंगे भाग 2। भाग 1 में मैंने बताया है कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है। तो वहाँ पे हमने बताया था कि सूक्ष्म जीवों का मानव समाज के लिए उपयोगी पदार्थों को औद्योगिक स्तर पर बनाना ही जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। फिर हमने बताया कि जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत क्या है। तो जैव प्रौद्योगिकी के 2 सिद्धांत होते हैं, एक को कहते हैं आनुवांशिक इंजीनियरिंग और दूसरे को कहते हैं रासायनिक इंजीनियरिंग। आनुवांशिक इंजीनियरिंग को जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी भी कहा जाता है। अब इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2 अलग अलग स्रोतों से डीएनए खंडों को ले करके उसे जोड़ करके एक नया डीएनए खंड बनाया जाता है, यानी कि जीन बनाया जाता है, और जो नया डीएनए खंड बनता है उसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और इस प्रक्रिया को जो है, इस तकनीकी को जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी कहते हैं। यहाँ पे हमने एक प्रोसेस बनाया हुआ है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी का ही है। तो किस प्रकार से हम जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी बनाते हैं, इसमें जो है इच्छित जीन को किस प्रकार से बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं और उससे जो है वांछित गुणों वाले जीन को बनाते हैं, इसी को जो है आज हम बताएंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने जो बनाया है वो है क्या, इंसुलिन बनाने की तकनीकी। इंसुलिन बनाने की तकनीकी आपको जो है यह एग्जाम्पल एनसीईआरटी में मिलेगा और एनसीईआरटी में यही एग्जाम्पल दिया है, इसलिए आप जो है इंसुलिन बनाने की तकनीकी को जो है खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो भी हम बताएंगे उसको जो है ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। और यही एग्जाम्पल दिया हुआ है और यही क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इंसुलिन को बनाया कैसे जाता है। इससे पहले हम जान लेते हैं कि इंसुलिन होता क्या है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय में उपस्थित बीटा सेल इसे बनाती है। हमारी अग्नाशय में जो है 2 प्रकार की सेल पाई जाती है, एक को अल्फा सेल कहते हैं, दूसरे को बीटा सेल कहते हैं। जो अल्फा सेल होती हैं वह जो है ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रेट करती हैं और जो बीटा सेल होती हैं वह इंसुलिन हार्मोन बनाती हैं। अब बात करेंगे कि इस इंसुलिन हार्मोन का हमारे शरीर में कार्य क्या है। तो जो कुछ भी हम खाते हैं डाइजेशन के बाद वह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज ब्लड में घुल जाता है और शरीर के सभी सेल्स को प्राप्त होता रहता है। जब हम कार्य नहीं कर रहे होते हैं, यदि हम कार्य कर रहे होते हैं तो सेल्स को जो है ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा जो है ब्लड के माध्यम से सेल्स ग्लूकोज को प्राप्त कर लेती हैं। लेकिन जब हम कार्य नहीं कर रहे होते हैं तब यही ग्लूकोज जो है ब्लड में इकट्ठा होता रहता है, एकत्रित होता रहता है, और ग्लूकोज का ब्लड में एकत्रित होना अच्छा नहीं है। अब क्या करें कि यह जो ग्लूकोज ब्लड में एकत्रित हो रहा है वह वहाँ एकत्रित न हो, तो इसके लिए भगवान ने हमारे पास जो है एक बहुत ही हमारे शरीर में इम्पोर्टेंट हार्मोन दिया है जिसे इंसुलिन कहते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, तो हमारे शरीर में उपस्थित, हमारे शरीर के ब्लड में उपस्थित जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है उसको यह परिवर्तित कर देता है किसमें, तो ग्लाइकोजन में। यदि मान लीजिए कि हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है तो जो अतिरिक्त ग्लूकोज है हमारे ब्लड में उसका जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, जिस कारण से वह हमारे ब्लड में इकट्ठा होता रहेगा, एकत्रित होता रहेगा, और ब्लड में ग्लूकोज का एकत्रित होना ठीक नहीं है। यदि यही प्रोसेस चलता रहा तो हमारे ब्लड में बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज एकत्रित हो जाएगा, जिस कारण से हो जाता है ब्लड शुगर, और ब्लड शुगर की मात्रा हमारे रक्त में जो है बढ़ जाता है, जिससे कि हमारे शरीर में एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ रोग में क्या होता है
कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, शुगर की नहीं, चीनी की मात्रा नहीं बढ़ती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे कि हमें जो है एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं डायबिटीज़। अब जो डायबिटीज़ का पेशेंट है उसमें जो उसके ब्लड में जो शुगर है, उसके ब्लड में जो ग्लूकोज है उसका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कैसे होगा? तो जो भी एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है उसके ब्लड में, उसका ग्लाइकोजन में कैसे कन्वर्ट होगा? क्योंकि उसके शरीर में इंसुलिन तो बनता नहीं। तो इसके लिए पेशेंट को बाहर से इंसुलिन दिया जाता है। यदि बाहर से इंसुलिन दिया जा रहा है तो उसके ब्लड में जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज है उसका ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात आती है कि ये बाहर से जो इंसुलिन आता है वो आता कहाँ से है? तो उसको जो है बनाया जाता है किसके द्वारा? तो इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी के द्वारा। दो अलग अलग स्रोतों से जीन को लेकर के मिला करके नया जीन बनाया जाता है, नया डीएनए बनाया जाता है इंसुलिन युक्त, और उसमें से इंसुलिन को निकाला जाता है और पेशेंट को वही दिया जाता है। पहले जब जैव प्रौद्योगिकी नहीं था तो जो इंसुलिन है वह सूअर के अग्नाशय से प्राप्त किया जाता था। सूअर के अग्नाशय में भी इंसुलिन पाया जाता है, यानी कि सूअर यानी कि पिग के अग्नाशय में भी इंसुलिन पाया जाता है, और वहाँ से जो है इंसुलिन निकाल करके डायबिटीज़ के रोगी को दिया जाता था। सूअर में से इंसुलिन निकाल करके रोगी को दिया जाता था। जब किसी पेशेंट में सूअर का इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है तो पेशेंट के अगेंस्ट वह जो है एलर्जी रिएक्शन प्रोड्यूस करता था जो कि हानिकारक था, इसलिए जो है उस व्यक्ति में एलर्जी हो जाता था। अब ये सब न हो, इसी को देखते हुए वैज्ञानिकों ने जो है क्या किया, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी द्वारा इंसुलिन को बनाया। इसमें क्या किया जाता है कि ह्यूमन से इंसुलिन वाला जो जीन है निकाल लिया जाता है मानव से, और बैक्टीरिया से जो उसका डीएनए है उसको निकाल लिया जाता है, और ह्यूमन के जीन और बैक्टीरिया के डीएनए दोनों को मिला दिया जाता है और एक उचित इंसुलिन युक्त वाला डीएनए बन जाता है, और इसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। और इसी को जो है किसी दूसरे बैक्टीरिया में ग्रो करवाया जाता है और वहाँ से इंसुलिन निकाल करके यह इंसुलिन डायबिटीज़ के रोगी को दिया जाता है। तो आपको मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ कि सूक्ष्म जीवों का उपयोग मानव समाज के लिए औद्योगिक स्तर पर उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है, और इसी को कहा जाता है क्या, तो जैव प्रौद्योगिकी। और ये क्या है, अलग अलग स्रोतों से जो है डीएनए लिया गया और एक नया डीएनए बनाया गया और उसको मानव में, रोगी में जो है इंजेक्ट करवाया गया। तो ये सब क्या है, सूक्ष्म जीवों से ही तो बनाया जा रहा है, और यही है जैव प्रौद्योगिकी। तो आइए समझ लेते हैं कि इंसुलिन को कैसे बनाया जाता है, यानी कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी है उसके द्वारा इंसुलिन कैसे बनाया जाता है, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी द्वारा जो है इंसुलिन कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने बनाया ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल कौन सी सेल होगी, वही अग्नाशय सेल की बीटा सेल, जिसमें जो है होता है कौन सा डीएनए, तो कौन सा डीएनए होता है, कौन सा जीन होता है, तो इंसुलिन बनाने वाला जीन होता है। उस जीन को जो है ह्यूमन सेल के डीएनए से उस जीन को अलग कर लिया जाता है जो कि इंसुलिन बनाता है। किसके द्वारा, तो इस यहाँ पर एक एंजाइम कार्य में लाया जाता है जो कौन सा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसके द्वारा जो है मानव के डीएनए से जीन्स को काट करके अलग किया जाता है। वही क्या है, ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन। उसके बाद से अब यहाँ पे जो है क्या किया जाता है कि एक बैक्टीरिया को यूज में लिया जाता है। यह बैक्टीरिया का डीएनए है और यह जो है अतिरिक्त जो है डीएनए है,
गुणसूत्रीय डीएनए है जिसे बोला जाता है प्लाज्मिड डीएनए। कुछ बैक्टीरिया में ये होते हैं, सभी बैक्टीरिया में नहीं होता है। कौन? प्लाज्मिड डीएनए। तो प्लाज्मिड डीएनए को ही यहाँ से निकाल लिया जाता है और इसको भी इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा काट लिया जाता है। अब कट करने के बाद से जो ये प्लाज्मिड डीएनए है और जो ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है उन दोनों को मिला दिया जाता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम काम में लाया जाता है जो है लाइगेज, और इसके द्वारा जो है एक नया डीएनए बन जाता है। कैसा डीएनए? तो बैक्टीरियल डीएनए विथ ह्यूमन जीन इंसर्टेड, मतलब ऐसा बैक्टीरिया का जीन जिसमें ह्यूमन का जीन इंसर्ट किया गया। कौन सा जीन? तो वही इंसुलिन वाला जीन। तो क्या हुआ यहाँ पे? प्लाज्मिड इज, यहाँ पे क्या किया गया? तो बैक्टीरिया डीएनए में जो है ह्यूमन जीन को लगाया गया। किसके द्वारा? लाइगेज एंजाइम के द्वारा। दोनों को जोड़ लिया गया और ये जो बना इसी को बोला जाता है पुनर्योगज डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए। अब अगला प्रोसेस में क्या किया जाता है कि इस बैक्टीरियल जीन को, जिसमें कि ह्यूमन जीन भी है, बैक्टीरियल डीएनए को जिसमें ह्यूमन जीन है, दूसरे बैक्टीरिया में उसे इंजेक्ट करवाया जाता है। वही यहाँ पे लिखा गया है प्लाज्मिड इज रीइंट्रोड्यूस इनटू बैक्टीरियम। वही दूसरे बैक्टीरिया में जो है उसको जो है क्या किया जाता है? रीइंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि इंजेक्ट किया जाता है। जब ये जो प्लाज्मिड डीएनए यहाँ पे आता है बैक्टीरिया में, तो यह बैक्टीरिया समझ लेता है कि यह मेरा ही डीएनए, लेकिन इसमें तो बैक्टीरिया का डीएनए तो है, लेकिन इसमें मनुष्य के इंसुलिन बनाने वाला भी जीन है। तो क्या होगा? मनुष्य का इंसुलिन बनाने वाला भी जीन यहाँ पे ग्रो करेगा। अब इसे क्या किया जाता है चौथे चरण में कि इस बैक्टीरिया को लार्ज वेसल में, बड़े पात्र में, बड़े बड़े टैंकों में जो है इसमें डाल दिया जाता है ग्रो करने के लिए। वही लिखा गया है इंजीनियर्ड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, मतलब कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए जो बड़े बड़े टैंकों में इस इंसुलिन युक्त बैक्टीरिया को जो है रखा जाता है, जिस कारण से यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। और बैक्टीरिया ग्रो करने के साथ क्या किया जाता है कि अगले चरण में जो है इसमें से बैक्टीरिया में से इंसुलिन निकाल करके उसे साफ करके जो है अलग बर्तन में रख लिया जाता है। वही यहाँ पे पांचवें चरण में लिखा गया है इंसुलिन इज सेपरेटेड, इंसुलिन को यहाँ से अलग किया जाता है एंड प्यूरिफाई, और उसे शुद्ध किया जाता है टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन, और उसे ह्यूमन इंसुलिन में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब इसी इंसुलिन को उस डायबिटीज़ के रोगी में दिया जाता है जिसको कि यह रोग हुआ है, और यह पूरा तकनीकी जो है कहलाती हैं क्या? रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीकी, यानी कि पुनर्योगज डीएनए तकनीकी। पूरी बात आप जो है यहाँ पे समझ लिए होंगे। फिर से हम यहाँ पे दोहराएंगे कि यहाँ पे ह्यूमन सेल से जीन लिया गया, कौन सा जीन? जिसमें इंसुलिन था, और यहाँ से बैक्टीरिया लिया गया, वह बैक्टीरिया जिसमें प्लाज्मिड डीएनए होता है। अब जो है जो ह्यूमन सेल है उसमें से इंसुलिन वाले जीन को काट लिया जाता है, किसके द्वारा? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा। और उसी तरह से जो ये प्लाज्मिड डीएनए है उसको भी उसी एंजाइम से काट लेते हैं, और फिर लाइगेज एंजाइम द्वारा इंसुलिन वाले जीन को और इस प्लाज्मिड डीएनए को जोड़ लेते हैं, एक नया डीएनए बन जाता है जिसको कि रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और इस तकनीकी को, रिकम्बिनेंट डीएनए बनाने की तकनीकी को कहा जाता है रिकम्बिनेंट डीएनए तकनीकी। और यहाँ पे जो बना प्लाज्मिड डीएनए में कौन सा? तो मनुष्य का जीन जो है इंसर्ट कर दिया गया, लगा दिया गया, उसे जो है किसी दूसरे बैक्टीरिया में भेजा जाता है। दूसरे बैक्टीरिया में आने के बाद वह बैक्टीरिया समझ लेता है कि वह उसी का जीन है, उसी का डीएनए है, और यहाँ पे ये इंसुलिन युक्त डीएनए का विकास होने लगता है, वृद्धि होने लगता है। फिर इंसुलिन युक्त बैक्टीरिया को क्या किया जाता है कि बड़े बड़े टैंकों में, बड़े बड़े बर्तनों में, लार्ज वेसल में ग्रो करने के लिए रखा जाता है। फिर यहाँ पे जब बहुत अधिक मात्रा में इंसुलिन युक्त बैक्टीरिया ग्रो हो जाती हैं तो उस बैक्टीरिया में से इंसुलिन निकाल लिया जाता है, उसका प्योरीफाई किया जाता है और उसको जो है अलग बर्तन में शीशी में भर करके रख लिया जाता है। और जिस व्यक्ति को इंसुलिन की आवश्यकता होती है, मतलब जिसको डायबिटीज़ का रोग
हुआ रहता है उसमें जो है समय समय पर उसको इंजेक्ट किया जाता है। और इंसुलिन क्या करता है उसके शरीर में, तो इंसुलिन जो है जो एक्सेस ऑफ ग्लूकोज होता है उसको जो है कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। यही पूरा प्रोसेस जो है कहलाता है क्या, तो पुनर्योगज डीएनए तकनीकी। उम्मीद है कि आप जो है ये पूरी बातें समझ लिए होंगे। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के सफलता के क्या कारण हैं। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के सफलता के कारण को हम पढ़ेंगे। तो ये सारा चीज़ अब हम मिटाएंगे, आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम देख लेते हैं पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के सफलता के कारण। चलिए तो हमारा अब अगला टॉपिक हो जाएगा पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के सफलता के कारण। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के सफलता के कारण क्या है इसके बारे में अब हम समझेंगे। तो आपको यदि ये बातें सब समझ में आ रहा है तो आपसे हमारा एक रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप जो है इसे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। और इसके साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग जो है व्यूज़ बहुत सारे आते हैं लेकिन लाइक बहुत कम आता है वीडियो पे, तो आप जो है लाइक वीडियो को ज़रूर कीजिएगा यदि आपको समझ में आता है तो। और यदि आपको समझ में आता है, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तब जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर अनेकों चैनल हैं, आप जो है वहाँ से सर्च कर सकते हैं जो टीचर आपको संतुष्ट कर दें। ठीक, तो इतनी बातें जो है आप हमारी समझ लीजिए। और अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और जानेंगे पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के सफलता के कारण। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के सफलता के कारण। क्या कारण है पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के सफलता के, इसके बारे में अब हम समझेंगे। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या है ये तो हम समझ लिए खूब अच्छे से, प्रीवियस सेशन में भी हमने बताया था और आज भी हमने खूब बढ़िया से बताने का प्रयास किया और आप जो है समझ लिए होंगे, उम्मीद है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि पुनर्योगज डीएनए तकनीकी को जीन क्लोनिंग भी कहा जाता है और जीन संबंधन भी कहा जाता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी को जीन क्लोनिंग या जीन संबंधन यानी कि जीन स्प्लाइसिंग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस प्रक्रिया में अलग अलग स्रोतों से जीन लिए जाते हैं, अलग अलग स्रोतों से डीएनए खंड लिए जाते हैं और उस डीएनए खंड को जोड़ करके रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, पुनर्योगज डीएनए बनाया जाता है और किसी उचित पोषक में उसे पहुंचाया जाता है। इसलिए जो है इसे कहा जाता है क्या, तो जीन क्लोनिंग या जीन संबंधन यानी कि जीन स्प्लाइसिंग। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है ये, तो पुनर्योगज डीएनए तकनीकी को पुनर्योगज डीएनए तकनीकी को पुनर्योगज डीएनए तकनीकी को जीन क्लोनिंग या जीन संबंधन यानी कि जीन स्प्लाइसिंग भी कहते हैं।
जीन संबंधन या जीन स्प्लाइसिंग भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में दो अलग अलग प्रजाति के जीवों के डीएनए अणुओं के खंडों को जोड़कर नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए यानी कि पुनर्योगज डीएनए पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं और उसे किसी उचित पोषक में पहुंचाया जाता है। क्या है ये? तो इसमें पुनर्योगज डीएनए तकनीकी को जीन क्लोनिंग या जीन संबंधन भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया में दो अलग अलग प्रजाति के जीवों के डीएनए अणुओं खंडों को जोड़कर, यानी कि दो अलग अलग प्रजाति के डीएनए अणु खंडों को जोड़ करके, जैसे कि जो इंसुलिन बनाने में हमने बताया कि मानव के जीन और बैक्टीरिया के जीन को जोड़ करके इसे बनाया जाता है। क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है और उसे किसी दूसरे, जैसे कि हमने किसी दूसरे बैक्टीरिया में उसे इंजेक्ट करवाया था इंसुलिन में वृद्धि के लिए, उसी तरह से किसी उचित पोषक में जो है उसे क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। तो इसलिए जो है पुनर्योगज डीएनए तकनीकी को जीन क्लोनिंग या जीन सहसंबंधन भी कहा जाता है। जीन क्लोनिंग या जीन संबंधन यानी कि जीन स्प्लाइसिंग भी कहा जाता है। अब देखिए, अब हम जानेंगे क्या इसके सफलता के कारण, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के सफलता के कारण। तो पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के सफलता के मुख्य रूप से 3 कारण हैं। इसके सफलता के 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण क्या है? तो डीएनए विकृतीकरण एवं पुनः स्वाभाविकरण की क्षमता। पहला क्या है? तो डीएनए विकृतीकरण एवं पुनः स्वाभाविकरण की क्षमता। डीएनए विकृतीकरण एवं पुनः स्वाभाविकरण की क्षमता। इसमें क्या है? डीएनए विकृतीकरण या पुनः स्वाभाविकरण क्या है? तो जितने भी हमारे शरीर में डीएनए है या अन्य जीवों के शरीर में डीएनए है, उन डीएनए को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर उसके जो दोनों कुंडलन है अलग हो जाते हैं। दोनों जो रज्जुक है, दोनों स्ट्रैंड है, वो जो है अलग हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे जो डीएनए है, डीएनए इसको जो है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो इसमें का जो ये दोनों रज्जुक है ये अलग हो जाता है। दोनों स्ट्रैंड जो है अलग हो जाता है और दोनों रज्जुकों को अलग हो जाना ही कहलाता है डीएनए विकृतीकरण। इसी को कहते हैं डीएनए विकृतीकरण। और डीएनए विकृतीकरण की क्षमता पाई जाती है कब? जब जो है डीएनए को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तब। अब जो है इसे पुनः ठंडा करने पर, इसे पुनः
ठंडा करने पर ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं जुड़ जाते हैं, दोनों स्ट्रैंड जो है क्या हो जाते हैं, फिर से जुड़ जाते हैं। यानी कि इसको ठंडा करने पर डीएनए के दोनों रज्जुक जुड़ जाते हैं और इसी को कहा जाता है स्वाभाविकरण, पुनः स्वाभाविकरण की क्षमता। यानी कि डीएनए विकृतीकरण और डीएनए पुनः स्वाभाविकरण की जो क्षमता होती है और डीएनए में पाई जाती है, और यह जो है इसके सफलता के कारण है। यानी कि डीएनए को यदि गर्म किया जाए 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक तो उसके दोनों रज्जुक अलग हो जाते हैं, इसी को कहा जाता है विकृतीकरण। और यदि उसे फिर से ठंडा किया जाए तो फिर से वे जो है दोनों रज्जुक जुड़ जाते हैं, इसी को कहा जाता है पुनः स्वाभाविकरण। तो इतनी बातें जो है आप समझ लिए। ये भी क्या है, तो एक प्रकार का पुनर्योगज डीएनए के सफलता का कारण। यानी कि जब चाहे इसको गर्म करके हम अलग कर सकते हैं और किसी दूसरे के साथ, दूसरे रज्जुक के साथ उसे जोड़ सकते हैं। तो ये है इसके सफलता के कारण। तो इसको लिखिएगा, आप हेडिंग बना लीजिएगा ये वाला, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के सफलता के कारण। और इसमें लिखिए पुनर्योगज डीएनए सफलता के, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के सफलता के निम्नलिखित 3 कारण हैं। और पहला हेडिंग बनाइएगा ये वाला, डीएनए विकृतीकरण एवं पुनः स्वाभाविकरण की क्षमता। विकृतीकरण को इंग्लिश में बोला जाता है डीनेचुरेशन और पुनः स्वाभाविकरण को बोला जाता है रीनेचुरेशन। इसमें लिखिएगा, यदि डीएनए को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इसके दोनों रज्जुक अलग हो जाते हैं। डीएनए रज्जुकों के पृथक्करण की क्रिया को विकृतीकरण कहते हैं। विकृत डीएनए को ठंडा करने पर पृथक हुए दोनों रज्जुक पुनः मिलकर डीएनए अणु बना लेते हैं और इस प्रक्रिया को पुनः स्वाभाविकरण कहते हैं। तो ये एक भाग हमने बता दिया। अब जो है हम अगला पार्ट बताएंगे दूसरा नंबर पे। दूसरा सफलता का क्या कारण है, किसका, तो पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के दूसरा सफलता क्या कारण है। पहला तो हमने बता दिया, पहला क्या है, तो डीएनए विकृतीकरण एवं पुनः स्वाभाविकरण। इसमें हमने बताया क्या कि यदि डीएनए को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे तो दोनों रज्जुक जो है अलग हो जाते हैं और दोनों रज्जुकों का पृथक हो जाना ही कहलाता है डीएनए विकृतीकरण। और यदि उसे ठंडा करते हैं तो फिर से दोनों रज्जुक जुड़ जाते हैं और रज्जुकों का जुड़ना ही कहलाता है पुनः स्वाभाविकरण। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम दूसरा बता रहे हैं। तो चलिए अब हम दूसरा जान लेते हैं। तो दूसरा है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, न्यूक्लियस एंजाइम, इसी को बोला जाता है प्रतिबंधन को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। अब इसके बारे में अब हम जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इसका खोज। तो इसका खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है उसका नाम है आर्बर। खोज किसने किया, तो खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं, वैज्ञानिक है, उसका नाम है क्या, आर्बर। ये याद कर लेना है। दूसरी बात कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची भी कहा जाता है। आणविक कैंची किसे कहते हैं, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंची भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका जो काम है वह डीएनए खंडों को काट करके अलग करना है। मतलब कि डीएनए खंडों को यदि काटना है तो हम इसी का यूज करते हैं, जो कौन सा है, ये है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसलिए जो है इसको जो है आणविक कैंची कहा जाता है और इसका खोज किया था आर्बर ने। इसको आणविक कैंची क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, डीएनए खंडों को काट करके अलग करता है। जैसे कि
ये डीएनए है जिसमें दोनों रज्जु जुड़े हुए हैं। यदि इसको जो है काटना हो बीच से तो हम जो है इसका उपयोग करते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, और इसलिए इसको जो है कहा जाता है आणविक कैंची। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को बोला जाता है आणविक कैंची। और ये भी हम जान लिए कि इसका खोज किसने किया, तो आर्बर ने किया। अब ये जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वह डीएनए को कहाँ से काटेंगे, डीएनए खंड को कहाँ से अलग करेंगे। ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं डीएनए खंड को जो है कहाँ से काटते हैं, तो एक विशिष्ट सीक्वेंस होता है डीएनए पर, किसका, तो नाइट्रोजनी क्षारकों का। तो नाइट्रोजनी क्षारकों का एक सीक्वेंस होता है, विशिष्ट सीक्वेंस, जिसे कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहा जाता है। और जहाँ पे ये सीक्वेंस होता है, ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वहीं से जो है डीएनए को खंडों में काटने का काम करते हैं। क्योंकि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है अलग अलग प्रकार के होते हैं, और अलग अलग प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए पैलिंड्रोम सीक्वेंस भी अलग अलग होता है। जैसे हम यहाँ पे एक डीएनए को बनाएंगे, GG TCA GAA TTC GCT AG। और हमने आपको बताया है कि जी के सामने जो है क्या होता है, तो साइटोसिन होता है ग्वानिन के ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, और ग्वानिन के सामने जो है फिर साइटोसिन होगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और थायमिन के सामने एडेनिन होता है डबल बॉन्ड के साथ। उसी तरह से साइटोसिन के सामने ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, एडेनिन के सामने जो है थायमिन होता है डबल बॉन्ड के साथ, ग्वानिन के सामने साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ, एडेनिन के सामने जो है थायमिन डबल बॉन्ड के साथ, एडेनिन के सामने थायमिन डबल बॉन्ड के साथ। उसी तरह से ये थायमिन है तो इसके सामने एडेनिन होगा, ये जो है थायमिन है तो इसके सामने भी एडेनिन होगा, ग्वानिन है तो इसके सामने, साइटोसिन है तो इसके सामने ग्वानिन होगा ट्रिपल बॉन्ड के साथ, ग्वानिन है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन। ये जो है हमने पहले बता रखा है, थायमिन डबल बॉन्ड के साथ एडेनिन, और यहाँ पे एडेनिन है तो थायमिन डबल बॉन्ड के साथ, ग्वानिन है तो साइटोसिन डबल बॉन्ड के साथ। तो ये हमने एक डीएनए बनाया, और यहाँ पे जो है पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं उसका अपना एक सीक्वेंस होता है जिसको कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं, और जहाँ पे उसका पैलिंड्रोम सीक्वेंस नाइट्रोजनी क्षारकों का होता है वहीं से जो है वो क्या करता है, डीएनए खंड को काटने का काम करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है किसका, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का, जो क्या है EcoR1। क्या है ये, तो EcoR1 ये जो है एक प्रकार का प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, और इसका जो सीक्वेंस है पैलिंड्रोम सीक्वेंस वो होता है मलयालम। मलयालम इसके सीक्वेंस में क्या होता है कि लेफ्ट से पढ़ें या राइट से पढ़ें, लेफ्ट से पढ़ें या राइट से पढ़ें, ये जो है दोनों ओर से एक जैसे ही पढ़ने को मिलेगा। इसी को हम जो है कहेंगे EcoR1 का कौन सा सीक्वेंस है, तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस है। अब जो है इस तरह का सीक्वेंस इसमें जहां पे पाया जाएगा, इस तरह का सीक्वेंस, वहीं से जो है ये क्या करेगा, EcoR1 उसे कट करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये है GAATTC, और उसी तरह से यहाँ से पढ़ेंगे तो GAATTC आएगा। इसको जो है हम यहाँ पे लिख लेते हैं GAATTC।
फिर जो है हम लिखेंगे यहाँ से सी टी टी ए ए जी, ये वाला ठीक। तो यहाँ पे हमें जो है इधर से पढ़ रहे हैं जी ए ए टी टी सी सी टी टी ए ए जी, उसी तरह से जी ए ए टी टी सी सी टी टी ए ए जी। लेफ्ट से पढ़े या राइट से पढ़े एक ही जैसा आ रहा है। तो यहीं से ये क्या करता है कि जो इको R1 नामक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसको कट करता है। तो ये जो है जी और ए यानी कि ग्वानिन और एडेनिन के बीच से जो है इसे कट करेगा, ग्वानिन और एडेनिन के बीच से इसे जो है कट करेगा। जैसे यहाँ पे ये जो है कट कर लिया गया, यहाँ से जो है इसे कट कर लिया गया। और ये वाला चीज़ है, ये देखिए ये वाला चीज़ है ए टी टी और सी के सामने जो होता है जी होता है। हमने जो है इसको यहाँ से काट लिया। अब जो है एक पार्ट ये अलग हो गया, फिर जो ये वाला हिस्सा है हम यहाँ पे बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे वही आएगा ए टी टी सी और इसके सामने जो है जी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इको R1 की सहायता से जो है डीएनए खंड के लिए एक पैलिंड्रोम सीक्वेंस आया, जो क्या है एक प्रकार का मलयालम जिस तरह से लिखा जाता है उसे पढ़ा जाए लेफ्ट से या राइट से एक ही जैसा होता है, उसी तरह से इसका अपना पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता है और वहीं से जो है इसको काट लिया जाता है। तो ये जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है इसकी सहायता से क्या किया गया, तो डीएनए खंड को काट लिया गया, डीएनए को जो है काट करके अलग कर लिया गया। इसका काम यही है, इसलिए जो इसको जो आणविक कैंची कहा जाता है। इसका खोज किसने किया, तो आर्बर ने किया, अभी हमने बता दिया। अब हम बात करेंगे कि सबसे पहला एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था। तो सबसे पहला एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा था, तो इसको खोजने वाले के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो इसका जो खोज है 1970 में हुआ, किसके द्वारा, तो नेथान्स व स्मिथ के द्वारा, नेथान्स व स्मिथ के द्वारा 1970 में। तो नेथान्स व स्मिथ ने सबसे पहला जो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का खोज किया था और उसको जो है जिससे खोजा था वो एक प्रकार का बैक्टीरिया था जिसका नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इस जीवाणु में से नेथान्स व स्मिथ ने जो है पहला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का खोज किया था। और वह जो एंजाइम है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हिंद थर्ड। इसका जो नाम है क्या, तो हिंद थर्ड। हीमोफिलस में से H लिया गया यहाँ से हीमोफिलस से, और IN लिया गया है कहाँ से, तो इन्फ्लुएंजा से। और हिंद थर्ड जो है पहला एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और जिसका खोज किया था किसने, तो नेथान्स व स्मिथ ने, नेथान्स व स्मिथ ने सन 1970 में। और इसीलिए इन दोनों वैज्ञानिकों को इसके लिए जो है उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इतनी बातें जो है आप समझ लिए। अब जो है इसे आप लिख लीजिए, हेडिंग बनाइएगा, ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, और इसमें लिखिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों को आणविक कैंची भी कहते हैं। इनकी खोज आर्बर ने की थी। ये एंजाइम डीएनए द्विक में पाए जाने वाले उस विशिष्ट नाइट्रोजनस क्षारक क्रमों को पहचानते हैं जो डीएनए के दोनों वलय को 5' to 3'
दिशा में समान पढ़े जाते हैं, जिन्हें पैलिंड्रोम कहते हैं। पैलिंड्रोम पर डीएनए अणु के दोनों रज्जुकों में समान क्षारक्रम पाया जाता है। दोनों यहाँ पे समान क्षारक्रम पाया जाता है, यही इसी को बोला जाता है पैलिंड्रोम सीक्वेंस। ये हमने बता दिया। और आगे ये भी लिख लीजिएगा कि सबसे पहला जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसे नाथन्स व स्मिथ ने हीमोफिलस बैक्टीरिया से प्राप्त किया था, जिसे हिंड थर्ड कहते हैं, जिसका नाम हिंड थर्ड था। ठीक, अब हम जानेंगे तीसरा क्या है। तीसरा उसके बारे में, तीसरा जो है पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की सफलता का कारण, ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यदि कट नहीं करेंगे तो अलग अलग स्रोतों से डीएनए को प्राप्त कैसे करेंगे, बिना कट किए हुए तो प्राप्त होगा नहीं। तो ये भी क्या है, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के सफलता का कारण है। चलिए अब तीसरा जानते हैं। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मिटा देते हैं। तीसरा है जीन संबंधन तकनीकी। जीन संबंधन तकनीकी। जीन संबंधन तकनीकी ये क्या है, जीन संबंधन तकनीकी। तो इस तकनीकी में विदलित हुए फॉरिजन डीएनए खंडों को प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है। मतलब कि हमारे शरीर से जो डीएनए खंड अलग किया गया शरीर की कोशिका से, अग्नाशय की कोशिका से, उसको जो है प्लाज्मिड डीएनए से जोड़ा जाता है। उसको जो है प्लाज्मिड डीएनए से क्या किया जाता है, तो जोड़ा जाता है। और जोड़ करके रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। और उस रिकम्बिनेंट डीएनए को किसी दूसरे बैक्टीरिया में उसे प्रवेश कराया जाता है। और दूसरे बैक्टीरिया में जब उसे प्रवेश कराया जाता है तो वहाँ पे उस डीएनए का क्या होता है, उस डीएनए का वृद्धि होता है। अब उस डीएनए को जो है क्लोन डीएनए कहा जाता है, जिसे प्रदर्शित किया जाता है सी डीएनए द्वारा। सी डीएनए के द्वारा क्लोन डीएनए को जो है सी डीएनए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या, तो क्लोन डीएनए। चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे ये हमने एक प्लाज्मिड डीएनए को बैक्टीरिया से कट करके निकाल लिया। दूसरी बात की ये जो है क्या है, तो ह्यूमन इंसुलिन वाला जीन है। दोनों को जो है लाइगेज एंजाइम की सहायता से हमने क्या कर लिया, तो जोड़ लिया। तो यहाँ पे एक नया डीएनए बना, इसी को जो है रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। रिकम्बिनेंट डीएनए यानी कि पुनर्योगज डीएनए। अब इस पुनर्योगज डीएनए को किसी दूसरे बैक्टीरिया में जो है इसको प्रवेश करवाया जाता है। किसको, तो इस पुनर्योगज डीएनए को। और यहाँ पे अब इसका वृद्धि होगा और इसे कहा जाएगा क्या, तो सी डीएनए, यानी कि इसी को कहेंगे क्लोन डीएनए। इतनी बातें जो है आप समझ लिए हैं। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप समझ लिए होंगे क्लोन डीएनए क्या होता है और ये भी क्या है, तो पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की सफलता का कारण है कौन, जीन संबंधन तकनीकी यानी कि क्लोन डीएनए। लिख लीजिए इसके बारे में, हेडिंग बनाइएगा तीसरा जीन संबंधन तकनीकी। और इसमें लिखिए इस तकनीकी द्वारा विदलित हुए फॉरिजन डीएनए के खंडों को प्लाज्मिड से जोड़ा जाता है। इस प्रकार बने डीएनए को पुनर्योगज डीएनए यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। बैक्टीरियल कोशिका के अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए के द्विखंडन द्वारा इनकी अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जाती हैं। इसको क्लोन डीएनए कहते हैं। इसी को जो है क्लोन डीएनए कहते हैं और इसे जो है सी डीएनए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको जो है ये टॉपिक समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। तो इस भाग में हम इतना ही रहने देते हैं। अगले भाग में जो है इसके
आगे का टॉपिक बताया जाएगा। उम्मीद है कि आपको जो है ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। यदि समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।